तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम CHSL के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और उसी के चलते अब जो हम कवर करने वाले हैं वो SSC CHSL का 2 अगस्त 2023 में जो आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है उसके पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। और एक इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मॉक टेस्ट में आप लोगों का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोगों के मैसेज आए थे, उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, एक दो दिन में अपलोड होने वाली है वो यूट्यूब पर ही। तो आप में से कोई भी पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई लोग, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। सेकंड चीज, जो मैंने वो वीडियो बनाई है उसमें पूरा आपको बताया हुआ है डिटेल में कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट का जो 90, 110, 100 के बीच में यदि आपका स्कोर है और उसको 170 तक या 160 तक स्कोर आपको अचीव करना है, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी वो आप फॉलो कर सकते हैं। उससे मुझे भी फायदा हुआ था और जो भी टॉपर थे, जो भी मेरे फ्रेंड थे, उनसे डिस्कस करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, जो आप लोग गलती करते हैं, क्या गलती हम करते हैं एग्जाम में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या गलती हमको नहीं करना है, किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, तो वो पूरी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी हुई है। तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए ना भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, CHSL का पूरे 25 क्वेश्चन हम उड़ाने वाले हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है आयुष शर्मा की जानिब से। देखें, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि ए और बी 10 दिन या 15 दिन में कर सकते हैं सेपरेटली। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। भैया हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बोल रहा है कि मैं 10 दिन में काम पूरा करता हूँ और बी भैया बोल रहे हैं कि मैं 15 डेज में काम पूरा करता हूँ। हमने बोला अगर LCM ले तो टोटल काम हम कितना मान सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 30 काम मान सकते हैं टोटल। ठीक है, अच्छा 30 काम मानेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी डिवाइड करने पर, और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। इस तरीके से हम लिखते हैं। आगे बोला गया है कि वो बोल रहा है कि वो साथ में काम करते, लेकिन 5 दिन पहले ही किसने छोड़ दिया, बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए लेफ्ट, ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो यदि ए 5 दिन पहले नहीं छोड़ता तो सभी लोग काम करते। तो मैं बोलता है यदि ए 5 दिन पहले नहीं छोड़ता और साथ में काम करता तो ए कितना एक्स्ट्रा काम कर देता, तो ए 3 की स्पीड से 5 दिन में 15 काम कंप्लीट कर देता। तो टोटल 30 और 15 काम, टोटल कितना काम हो जाता भी है, ये 45 काम हो जाता। कितना हो जाता, 45 काम। तो इसके आने से टोटल 45 काम हो गया। साथ में करता तो 45 काम हो गया। इस 45 काम को तो दोनों साथ में ही मिलकर कर रहे थे ना। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने ये किया कि दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। पहला कि ए से बोल दो भैया 5 दिन पहले छोड़ दे। तो ए 5 दिन पहले कब छोड़ेगा, जब पता हो हमको कि कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको एक्स मानकर हम सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो ए छोड़ रहा है ना, उससे बोला कि ए भाई तू साथ में काम कर ले वो 5 दिन और। तो ए बोलेगा मैं वो 5 दिन काम करूंगा, तो वो तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, जितना काम दिया उससे ज्यादा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा होगा ना उस काम को ऐड कर देते टोटल वर्क में, ताकि हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला इनने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो उसका 5 दिन का एक्स्ट्रा काम 45 हो गया। अब 45 काम को ए और बी मिलकर कर रहे थे, कितनी एफिशिएंसी, 5। तो इनका काम टोटल 9 डेज में हुआ होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका और देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए भैया 10 की स्पीड से कर रहा है, बी भैया 15 की स्पीड से कर रहा है। हमने मान लिया कि 30 काम है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल एक्स डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। कितने डेज में, एक्स डेज में। तो एक्स डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, वो बोल रहा है दोनों ने साथ मिलकर, मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया। वो बोल रहे 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो सर 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले तक तो इन दोनों ने काम किया टोटल। और आखिरी के 5 दिन किसने काम किया, तो आप बोलेंगे आखिरी के 5 दिन सिर्फ बी भैया ने काम किया। और इस तरीके से टोटल काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस तरीके से मैं काम करूंगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 की स्पीड से ये x - 5 आ जाएगा, प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2 × 5 आ जाएगा, इक्वल टू में 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x - 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -15, उधर जाकर 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ये तरीका भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों तरीके आपके दिमाग में से गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन देखिए। रेशियो दिया हुआ है और ये सॉल्व करना है। जब भी रेशियो दिया होता है तो आपको ये पता है कि रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो इसको एक्स के फॉर्म में मान लेंगे, 3x, 4x,
प्लस और फिर 5x। मैं बोलता हूँ जब रेशो देकर और रेशो ही पूछा हो ना तो एक्चुअल वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, जो दी हुई है उसी को मान सकते हैं। पर अगर आपको x के साथ में मानना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए x, इसको x नहीं माने क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं। 3a, ये 4a और ये 5a, ठीक है। तो यहाँ पर x अपॉन वाई करा तो कितना हो जाएगा, 3a अपॉन 4a। तो देखो भाई साहब ये a से ये तो कट जाएगा ना, तो हम बोल रहे थे कि रेशियो का रेशियो ही लिख दो, a लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, तो आप बोलेंगे सर a x अपॉन वाई मतलब हो जाएगा 3/4 रेशियो 4/5 मतलब y अपॉन जेड। आगे क्या हो जाएगा, z अपॉन में x मतलब ये। अब हमको ये हटाना है नीचे से, तो हम ऐसे नंबर का तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये हट जाए। तो आप बोलेंगे सर इनका मल्टीपल एक ही नंबर होता है, वो कौन सा होता है, 20, 15, 60 होता है भैया। 60 का मल्टीप्लाई किया तो यह जाएगा 45 रेशो, एक ही आंसर आ रहा है, रेशो 48 रेशो 25 जा 100। ये तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये, देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कम एलजेब्रा बोल सकते हैं। आप बोलेंगे ये क्या नाम है सर, बेहुदा सा नाम ले रहे हैं हम। देखिए भैया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़े होंगे। कॉस थीटा का अपोजिट होता है क्या, सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है क्या, सेक थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, क्या इसको मैं इस तरीके से मान लूँ कि कॉस थीटा ए है तो सेक थीटा 1/a है? तो ये दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू। अब इसको देखकर घंटा बजना चाहिए, घंटी भी नहीं, क्या घंटा बजना चाहिए कि सर हमने इस तरीके का एलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, जब a प्लस 1/a दिया हो और ए क्यू प्लस 1/a क्यू पूछा हो तो वो क्या होता है, के क्यू माइनस थ्री के, यही तो होता है। इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने के मान लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस थ्री के मतलब √3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में √3, ठीक है। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3√3 और माइनस में 3√3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। अभी आपको पता भी होगा, जब 80% या 80% से ज्यादा आते हैं तो वो डिस्टिंक्शन बोला जाता है। और जो भी स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड में आपने देखा होगा डी लिखा आता है, डी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन। यदि आपके 80% या उससे अब मार्क्स है तो आपको डिस्टिंक्शन में माना जाएगा। तो बोला गया है नीचे दिए गए छात्रों में से, नीचे दिए मतलब कहाँ, ये ऊपर दिए हुए छात्रों में से 6 विषयों में से ही किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, वो बताइए। मतलब सिर्फ एक विषय में, एक से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक विषय में किसने डिस्टिंक्शन की है वो बताना है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 150 में से, तो डिस्टिंक्शन किसने की है, 150 का 80% क्या होगा, 120, 15 अट्ठे 120 होता है। तो इसमें से किसी ने भी डिस्टिंक्शन पास नहीं की। उसके बाद अगर मैं इधर देखता हूँ, कलर बदल लेता हूँ, देखिए इसमें देखता हूँ तो 13 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 13 8 होता है सर, मैं तो भूल गया हूँ भाई, 13 2 20, 104 होता है, ठीक है। तो 104 नंबर भी इसमें से नहीं आ रहा है, डिस्टिंक्शन किसी का नहीं है। 80% इधर देखेंगे तो 96 नंबर किसी के आ रहे हैं क्या, किसी के नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए 80% किस किस के है, तो एक इसका 80% है, इसका 80% से अबव है, इसका 3 के डिस्टिंक्शन है भैया। उसके बाद इतिहास में देखिए यहाँ पर 68 या 48, 48 से अबव या 48 वाले नंबर कितने हैं, ये 48 से अबव, ये 48 से अबव, ये 48 से अबव, ये 48 से अबव, ये अबव, ठीक है, ये भी 48 से अबव। तो इतने लोगों ने डिस्टिंक्शन पास की। उसके कंप्यूटर में देखिए कितने लोगों ने, 48 से 32 होता है, ये तो 40 से तो ज्यादा ही परसेंटेज है, सभी में डिस्टिंक्शन पास की। ये डिस्टिंक्शन ही आ रहे हैं, सभी में डिस्टिंक्शन आ रहे हैं। तो वो बोला सिर्फ एक विषय में प्राप्त करने वाला डिस्टिंक्शन कौन सा है। एक सेकंड, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही है भैया, एक सेकंड, ये 66 8 या 48, 480 होता है, ओ 48 होता है, 48 या उससे बड़ा सभी नंबर आ रहे हैं। उसमें बोला 6 विषयों में से केवल एक में डिस्टिंक्शन पास की। एक्चुअली में ये 40 नहीं होना चाहिए, ये 140 होगा। यहाँ पर कुछ रॉन्गली मिस्टेक है क्योंकि 40 हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर विज्ञान विज्ञान में 40 से ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं भाई, या तो 140 होगा। तो 140 के हिसाब से हम देखेंगे ना, तो 140 के हिसाब से 14 8 अगर मैं करूंगा तो 112 होता है। 112 किसी में भी नहीं आ रहा है 80%। तो सिर्फ तन्वी ही देखो, तो इसका छोड़ दो। तो तन्वी एक मैम ऐसी है जिनका सिर्फ एक ही विषय में 80% से ऊपर आ रहा है या 80% आ रहा है। तो सिर्फ एक ही मैम है जिनको एक में डिस्टिंक्शन है, बाकी सभी को एक से ज्यादा में डिस्टिंक्शन है। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको आप चेक करिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि ये 140 या 40 ही है, कुछ मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है एग्जाम की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू
1351, 13,051 इज डिविजिबल बाय 9। इनमें से कौन सी संख्या सबसे नजदीकी संख्या जो 9 से विभाजित होती है, जो कि 1351 के नजदीक है? तो आप देखिए, 13,051, 13,051 का यदि मैं सम ऑफ डिजिट करूंगा तो 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10 है। 10 है। यदि ये 10 डिजिटल सम में से मैं एक डिजिटल सम घटा दूं तो 9 डिजिटल सम हो जाएगा, तो वो 9 से पूरा कट जाएगा। तो यदि मैं इसको, हालांकि आंसर में तो 1350 सबसे नजदीक होता, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में देखो कम नहीं करा, उसमें ज्यादा करा। तो यदि एक, तो देखो, या तो एक कम कर दो तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा, या फिर इसको 8 बढ़ा दो तब भी डिजिटल सम अपना 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 बढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का डिजिटल सम 9 होता है। और जिसका भी डिजिटल सम, जिसके भी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 से डिवाइड होने वाला हो, 9 या 9 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, तो 8 अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर सर 1351 था, इसमें से मैं कितना ऐड कर दूं? 10 हो रहा था, अभी 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये आ जाएगा, ये 8 ऐड करने पर 1359, 13,059, 13,059 ऐसा नंबर है जो भाई 9 से कट रहा है और जो सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। इफ हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर दिस। कोन क्या होता है? सबसे पहले कोन देख लो। कोन को हिंदी में बोला जाता है शंकु। कौन सा कु? शंकु। ये भैया जो आप आइसक्रीम खा रहे हैं आजकल गर्मियों में, उसी को हम शंकु के नाम से जानते हैं। बड़ा ही यूनिक नाम है। इसकी जो हाइट दी हुई है वो 21 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी स्लेंट हाइट दी हुई है, स्लेंट मतलब लेटी हुई हाइट, 29 सेंटीमीटर दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ये तो सभी को पता है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप ध्यान से घूर कर देखेंगे तो ये 21, ये 29, तो एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी रहेगी? 20 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। हाँ बोलो भाई, 100 नहीं। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा? 1/3 में पाई हो जाएगा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है रेडियस का स्क्वायर। तो 20 × 20 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? तो आप हाइट बोलेंगे 21। तो 7 3 ज़ा 21, ये कट गया। 22 2 ज़ा 44, 2 ज़ा 88, 8800 आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशिम, आशिमा ने 26 मार्च को राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपए का ऋण लिया। यदि उसने इसे 7 जून को भुगतान किया तो कुल धनराशि का कितने धनराशि का भुगतान किया, ये निकालना है। भैया 26 मार्च की बात है पहली चीज तो, और पे कब कर रहा है? 7 जून को। पहली चीज तो मार्च जो होता है, मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, और फिर ये जून आ गया। मार्च जो होता है ना भैया, वो 31 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 31 दिन का। नहीं आता है तो आप हाथ से देख सकते हैं। फिर अप्रैल 30 डेज का होता है। मार्च अप्रैल फिर मई होता है 31 डेज का। जून होता है 30 डेज का। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 7 तारीख तक की ही बात है। तो यहाँ पर हो गए 7 दिन, यहाँ पर हो गए 31 डेज, यहाँ पर हो गए 30 डेज, और यहाँ पर कितने डेज हो गए सर? तो 26 से 31 तक 5 दिन हो गए। इन सबको यदि मैं ऐड करता हूँ तो 61, 68 और 5 73 डेज हो गए। 73 दिन का ब्याज भैया। तो एक बात बताइए, 9% ब्याज कितने महीने का है? सर ये पूरे साल का है, पर एनम, मतलब 365 दिन का ब्याज है। ठीक है, 365 डेज का है, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 73 दिन का कितना होगा? तो सर ये हो गया एक दिन का, और 73 दिन का इतना ब्याज हो जाएगा। तो इतने परसेंट 73 दिन का ब्याज आ गया। ठीक है। हमको ये इतने परसेंट ना, और ये किसका निकालना? 75,000 का। तो सर 75,000 का कितना परसेंट? 9/365। अभी दिख रहा है ये खतरनाक, लेकिन है ये बहुत ही ईजी। ठीक है, वो परसेंट हटाकर हम नीचे 100 कर देंगे। बोलो हाँ। हाँ बोलते चलिए भाई। ठीक है। 73 5 जा हो गया, 5 से ये कट जाएगा। 5 से 15 9 जा कितना होता है? तो 15 90 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 135, 1350। तो सर 75,000 बोरो किया था, 1350 ब्याज देगा, तो 76,350 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग 1999 वॉज 46,000, द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। तो फूड पर कितना स्पेंड किया जा रहा है? तो 23%। तो 23% किसका? 23% 46,000 का। परसेंट हटाकर हम क्या करेंगे? नीचे 100 करेंगे। 00 00 जीरो। 23 छंग कितना हो जाएगा? 23 छंग हम करेंगे 138 का 8 आ जाएगा, 13 यहाँ। 23 चौकू कितना हो जाएगा? 92, और 3 95, 105। 10,580 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भैया ये प्रॉपर्टी आपको पिछले सेट में बता चुका हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि सर ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इसको दूसरी भाषा में कॉस ए डिग्री यदि बराबर है साइन बी डिग्री के, इसका मतलब 100% ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट होता है भैया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो सर यहाँ पर 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 22 इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 4 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 112। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 8, 4 8 32। तो अल्फा कितना आ गया, 28 डिग्री। आपको निकालना क्या है, अल्फा की ही वैल्यू तो निकालना था, 28 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एम दी हुई है, मतलब एम की वैल्यू दी हुई है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको निकालना क्या है सर, आपको निकालना 2 tan थीटा। एक बात बताना, अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसकी जगह मैं मान लेता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/m। हमेशा इन्वर्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आता कहाँ से, तो सर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से ये कंसेप्ट निकल कर आया है। ठीक है, तो सर यहाँ पर m और 1/m हो गया है ना। जब भी दो चीज का सम और दो चीज का डिफरेंस दिया हो, तो जिसके सामने माइनस लिखा हो वो छोटा नंबर होता है। और उसको यदि फाइंड आउट करना है, टेन थीटा को यदि फाइंड आउट करना है, तो दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। नहीं, छोटा नंबर है ना, तो स्मॉल नंबर के लिए ना दोनों को डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। लेकिन हमको तो 2 tan थीटा निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा m माइनस 1/m। तो एलसीएम लिए तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1/m। एम स्क्वायर माइनस 1/m। ये क्या हो रहा भाई, ये अपोजिट कर दिया ना भैया। प्लस वाला पहले आएगा 1/m माइनस, मतलब ये यहाँ पर ये नहीं होगा, 1/m माइनस में m होगा। तो उससे ये बन जाएगा 1 - m² अपॉन m। बात एक नहीं थी, डिफरेंस थी। ठीक है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि नहीं तो आपका आंसर ही आ जाता है। ये गलत है, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो इसकी गलती क्या हुई आपको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखें। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर इंक्रीज बाय, 12 प्लेयर का एवरेज वेट 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब एक व्यक्ति जिसका वजन 63 किलोग्राम था, वो किसी नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। भैया नए व्यक्ति के आने से यदि 1.5 किलो हर व्यक्ति का वजन बढ़ गया, इसका मतलब वो 1.5 किलो 12 लोगों में यदि मैं बांटू, तो टोटल 18 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, तभी तो सब में बढ़ गया कद्दू। ठीक है, कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है ना भाई, पंपकिन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पंपकिन जो है ना, वो 12 लोगों में बटा था 1.5 1.5 किलो, तो वो 18 किलोग्राम बटा होगा। तो सर 18 किलोग्राम ज्यादा लेकर आया, इसका मतलब कितना हो गया सर, 81 kg का ये व्यक्ति आया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआत बढ़ा देता है। 500 मीटर की दो 5 किलोमीटर की दौड़ है भाई लोग, कितने की, 5 किलोमीटर की, जिसमें एस टी को 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर होता है ना। तो 500 मीटर की बढ़त देता है यहाँ पर, 500 मीटर की बढ़त मतलब आधा किलोमीटर। तो बचा कितना, 4.5 किलोमीटर। तो टी जो है वो 4.5 किलोमीटर पे आ जाता है। ठीक है, तो एस की स्पीड और टी की डिस्टेंस कितना हो गया, 5, और टी का कितना हो गया, 4.5। यदि मैं इसका रेशियो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 10:9। अच्छा ये किसका रेशियो है सर, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो डिस्टेंस, एक बात बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम कांस्टेंट है, बोल रहा है ना सेम टाइम। तो टाइम नहीं बदल रहा है, तो स्पीड भी इसी रेशियो में होगी। क्यों, दोनों साइड साइड में। तो कितना हो जाएगा, 10:9। टी की स्पीड यदि 13.5 है, 13.5 है मतलब 4.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर 10 की स्पीड भी 1.5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी स्पीड हो जाएगी, एस की। कहाँ गया, ये होगा। ठीक है, चलिए। अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, जिसकी कॉर्ड है ए बी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 12, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आपको एरिया निकालना है भैया, एरिया मतलब इस ट्राइंगल का ए ओ बी का एरिया, इसका एरिया निकालना है। मुझे एक बात बताइए, ये 12 है, ये अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो सर ये 10, आधा 10 होगा ना, 10 12, तो ये कितना हो जाएगा, 112 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √44। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर √44 आ गया। यदि ये परपेंडिकुलर √44 आया, मतलब ये हाइट आ गई सर।
और हाइट और ये बेस कितना है 20, और ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट कितनी है √44, 4 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू में ये 2 बचेगा और अंडर रूट में 11, तो कितना हो जाएगा 20√11 इसका आंसर है। 20√11 इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू 8/19, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। तो आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक होता क्या है, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। तो इनकी मदद से मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 64 प्लस 361, तो वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 425। तो यहां से हमको निकालना है इनका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 425, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361। तो ये आंसर है हमारा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा यही होगा ना भैया 361। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, वन जा और बचा 64 कैरी का, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। द कॉस्ट ऑफ 3 ब्रेड, 3 ब्रेड प्लस एक पैकेट जूस की, एक जूस की कॉस्ट जो है ना वो 323.50 है। सेम स्टोर पर कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेड, 5 ब्रेड की कॉस्ट प्लस एक जूस के पैकेट की कॉस्ट 433.50 है। भैया एक बात बताइए, जूस यहाँ पर भी है, जूस यहाँ पर भी है, 2 ब्रेड बढ़ गई है ना, तो 2 ब्रेड के बढ़ने से यहाँ कीमत कितनी बढ़ गई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर कीमत 110 रुपये बढ़ गई। तो एक ब्रेड की कीमत कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 55 रुपये आ गई। एक ब्रेड 55 रुपये की, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 55 दिया कितना होता है 165 प्लस एक जूस इज इक्वल टू 323.5। 165 माइनस करा तो एक जूस की कीमत कितनी आ जाएगी 0.5, और 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 1, 11 में 6 गया तो कितना बचेगा 5, और 1, 158.5। ये एक जूस की आ रही है क्या कीमत, ऑल राइट आ रही होगी। हाँ, अब क्या बोला हमारे से निकालने का, 2 पैकेट जूस और 2 ब्रेड, तो सर 2 ब्रेड प्लस 2 पैकेट जूस, तो 2 ब्रेड की कीमत कितनी हो जाएगी 110, ऑलरेडी आ गई थी हमारी, और 2 जूस की कीमत इसका डबल, 58 दूनी कितना होता है 116, 216, 217, तो 217, दोनों को ऐड करा तो कितना हो जाएगा 327, ना 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 200, 300, ना ना ये 317 आएगा ना भैया, और ये हो जाएगा 427। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। हाउ मेनी ईयर्स विल 40,000 अमाउंट्स टू इतना एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने वर्ष में ये इतना हो जाएगा। तो सर देखिए 40,000, 46,656 हो जाएगा 8% के हिसाब से। तो 8% की यदि मैं कीमत देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2/25, ठीक है। तो ये रेशो बनेगा 25 से 27 का, ठीक है। लेकिन 25 से 27 के रेशो में इसको लाने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 16 से कट रहा है देखिए, क्योंकि देखिए जिस रेशो में अमाउंट अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो जो होगा ना, जितने साल में मान लीजिए टाइम दिया हुआ है, वही रेशियो ये हो जाएगा ना 46,656 अपॉन में 40,000। चलिए काट लेते हैं इसको। 16 16 से कट रहा है भैया, 16 3 जा 40, 16 2 जा 32, 42 और 4 14, 146 बचा। 16 के 146 से कितने बार मतलब 16 5 80, 16 संग 96, 16 7 112, 16 7 112 होता है ना। हाँ, तो 16 7 112 और 16 8 जा 144 होता है, 16 8 जा 144 हो गया, 2 कैरी ओवर, 16 1 जा 16, 9 से 16 6 96, और ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और 0 0। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर कटते हुए तो दिख रहा है, किससे 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट देते हैं। 8 या 24, 8 1 जा 8, हाँ ठीक है। 4 7 जा 28, 0 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है भाई, 27 का स्क्वायर ये थोड़ी ना होता है। 25 का स्क्वायर तो मान लिया 729 होता है ना,
यहाँ कहीं कटने में मिस्टेक हो रही, देख लेते हैं। 16 1 16, 16 2 32। ठीक है, 32 के बाद कितना बच रहा है? 1 और 4, 146। फिर 146 टेबल में आएगा क्या? तो 16 10 होता है 160, 16 9 144 होता है। ठीक है, तो अभी भी ये कट रहा है 8 से। ये कट गया कितने बार में? 8 से नहीं, 4 से काटा ना। 4 8 4 7 28, वन यहाँ। 4 2 8, 9 10 11, 4 9 36, 729। तो देखिए, ये 25 का और 27, सॉरी 25 से ये 27, ये कितने साल में बना होगा भैया? 2 साल में। स्क्वायर लग रहा है ना, तो यही टाइम है अपना, तो यही 2 साल में। ठीक है, चलिए। दो ट्राइंगल है MN और XYZ, जिनका रेशियो, साइड का रेशियो जो सिमिलर है, जिनकी साइड का रेशियो 9:4। भैया अगर वो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो ये है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, यदि वो सिमिलर ट्राइंगल है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है सिमिलरिटी और दूसरी होती है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी का मतलब और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दोनों में पिछले सेट में आपको बता चुका हूँ, नहीं देख कर आए तो सेट को देख कर आए, फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता। अच्छा, समानता का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस है। यदि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है मतलब वो सिमिलर भी है, लेकिन यदि कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा, ये जरूरी नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि वो दिखता सेम है, तो उसके रेशियो सेम होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि वो दिखता भी सेम है और वो एक्चुअल में भी सेम ही है। मतलब ये कि सिमिलरिटी में सिर्फ शेप सेम दिखेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यदि मेरा ये हाथ है और इसके आगे मैं किसी दूसरे का हाथ छोटा वाला रख दूं, तो शेप तो सेम ही दिखेगा ना, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन यदि मेरा हाथ और ये इस तरीके से हाथ रखा, तो ये दोनों हाथ में देखिए आप, ये एक ही दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिमिलर नहीं, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। एक्चुअल में कैमरा आज बंद है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? दिख नहीं रहा होगा और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना कि सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि जिसका शेप सेम हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है शेप और साइज दोनों सेम। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया जब भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे ना, तो जो रेशियो में साइड होगी उसके स्क्वायर के रेशियो में, एरिया होगा। तो वो हो जाएगा 81 और 4 4 16। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज इतना। लार्जर ट्राइंगल का एरिया यदि 243 दिया हुआ है, मतलब 3 गुना, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया कितने गुना होगा? तो वो भी 3 गुना 48 हो जाएगा। तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है भैया, एलजेब्रा का, बीज गणित का। बीज गणित पे ज्यादा फिदा हो गया लगता है एसएससी सीएचएस वाले। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, ये बेहुदा जो दिख रहा है इसको इधर लाओ और इसको उधर भेजो पकड़ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? ए, अब ये पूरे को उधर ले जाइए, तो A-1/A इज इक्वल टू √6 हो जाएगा। अच्छा, ये पता है हमको, और A+1/A निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर? हमने पढ़ा हुआ है अंडर रूट में, √6 का स्क्वायर +4, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 10। ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। मनोज मेक हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मनोज अपने आइटम को या फिर अपने माल को 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या सर? अगर 100 की चीज है तो उसको 30% अंकित करा, तो मतलब 130 कर दिया। अब उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। 12% का डिस्काउंट देने का मतलब इसका 12% हो जाएगा 15.6 का डिस्काउंट। तो वो बेचेगा 114.4 में। तो उधर प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 14.4%। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। अगला प्रश्न देखें, ये देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मुझे समझ नहीं आता है भाई। हो सकता है इनको ऐसा हो गया होगा कि भाभी जी ने इनको बुला लिया होगा, ये पेपर बना रहे होंगे एग्जामिनर, और भाभी जी ने इनको बुला लिया होगा, उसके कारण ना इनको ये पेपर बनाते बनाते फटाक से जाना पड़ा, तो इन्हें सेम क्वेश्चन टीप कर चले गए। ठीक है, कुछ भी करते देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन करा, ये सेम पैटर्न का ये करा हुआ है, और सेम पैटर्न फिर ये दे दिया। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन क्या है ये? तो यहाँ पर सर x-1/x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको निकालना है x+1/x। चलिए समझ ही लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ। x-1/x अगर k दिया हुआ है और x+1/x आपको निकालना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में k² +4। तो यहाँ पर भी वही होगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर +4, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 29। ये दिख गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अ शॉपकीपर मार्क दिस प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 40% अबव कॉस्ट प्राइस से लिखता है, मतलब 100 की चीज है, 140 लिखता है। वो बोलता है सोल्ड प्रोडक्ट इतने में, गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट देता है, तो सर कितने में बेचेगा? इसका 10% हो जाएगा 14, तो 126 में बेचेगा। तो उधर प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? एक बात बताओ, 100 की चीज को फाइनली 126 में बेच रहा है, 26% का प्रॉफिट है, तो ये भैया को देने का कोई मतलब ही नहीं है। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि हम इसको देखकर ना आगे देखते ही नहीं क्वेश्चन को, इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें। आप देखिए आगे जाकर ये पता लगा कि इसको, ये तो इसी से सॉल्व हो गया, 3380 की जरूरत ही नहीं है।
जब भी परसेंटेज बोलकर और परसेंटेज में आपसे आंसर पूछता है तो आपको एक्चुअल वैल्यू पे जानने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज में ही सॉल्व कर देना है 100 मानकर। ठीक है, चलिए। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्मित 5 अलग अलग कारों एबीसीडी की संख्या दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया? इसमें वृद्धि हुई है 125 की। कितने पर? 2100 पर। ना 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 ना, 1975 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते। 125 अपॉन में 1975 इंटू में 100। 25 5 जा 125, 25 3 जा 1 से 25 7 जा 175 हो जाता है। 175 तो कितना हो जाएगा? 22 बचा। और 25 9 जा हो जाएगा तो कितना बचा? ये 500 अपॉन में 79। 500 अपॉन में 79 करेंगे ना, तो 79 6 जा तो पूरा चले जाएगा 0.3। एक ही आंसर आ रहा है भाई। 6.33%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कल में रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। और 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है एक आर्क। आर्क मतलब होता है इस तरीके से आपका एक पार्ट, 90 डिग्री मतलब ये पिज्जा जैसा बन जाएगा आपका। ठीक है। और 90 डिग्री ये 14 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क निकालना भैया। पूरी होती है 2 पाई आर। पूरी आर की ये पूरी 2 पाई आर होती है, लेकिन हमको तो उसका 90 डिग्री का हिस्सा निकालना है, तो 90 डिग्री 360 में से तो डायरेक्ट भी करते तो भैया ये एक चौथाई तो था। इसको क्वार्टर के नाम से तो जानते हैं ना। क्वार्टर वो आप जो समझ रहे हो वो वाला क्वार्टर नहीं। ठीक है। इंटू में रेडियस कितनी है? 14 इंटू में 1 अपॉन में 4। 7 4 जा 28, 14 2 जा 28, 22 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई। आशिमा, नहीं नहीं नहीं, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहार त्योहार छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपए की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य निकालिए। अमीषा ने अनाउंस किया कि वो फेस्टिवल पर 30% की डिस्काउंट देगी। ठीक है। और उसने 30% का डिस्काउंट देने का बोला, और वो बोल रही है कि उसने इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो बोल रहा मार्क्ड प्राइस बताइए गिफ्ट का कितना। तो भैया डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही तो दिया जाता है। तो मैंने मान लिया एमपी 100% थी, उसका ही तो 30%, 30 डिस्काउंट था। तो 30 की वैल्यू यदि इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो सर यहाँ से 3 की वैल्यू तो आ जाएगी 37। एक की वैल्यू 37 तो 100 की वैल्यू 3700। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एस सेल्स आइटम एस 37,800 मूल्य की एक वस्तु पी को 8% लाभ पर बेचता है। भैया 37,800 की वस्तु को एस जो है वो पी को बेचता है कितने पर? 8% लाभ पर, मतलब 37,800 का 108% निकालना पड़ेगा। फिर जो है वो पी सेल करता है क्यू को। पी भैया क्यू को सेल कर देता है कितने में? 4% के लॉस में, मतलब इसका भी 4% लॉस, मतलब 96% में। इसको सॉल्व करना है। भाई इसको सॉल्व करना सरल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 100 दो नीचे आ जाएंगे। और इसमें आगे बोला क्या है? नियरेस्ट रुपी में निकालना है, मतलब पॉइंट का आंसर इसको नियरेस्ट लाके दिया है। तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। तो इस तरीके क्वेश्चन या तो छोड़कर स्किप करके आगे बढ़ जाएं, अगर समय हो तो सॉल्व कर लें। नहीं तो मैं होता तो मैं क्या करता? दूसरा तरीका समझिए। यदि 37,800 है, दूसरा तरीका समझिए। तो पहले बोला गया है कि उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट, तो सर इसका 8%, इसका 1% होगा 378। तो 8% कितना होगा? इंटू 8। तो कितना हो जाएगा? 2400 और 560, 2960 और 48, 3008। 3008 हो रहा है पक्का? देख लेते हैं। 8 8 64 का 4 गलत, 6 यहाँ, 56 और 6 62 का 2, 6 यहाँ, 8 या 24 और 6 30, 3024 हो रहा है। 3024 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 2 8 0 4। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 4% का। 4% का डिस्काउंट देने का मतलब सर इसका 1% होगा इतना। 4% मतलब 408 ही मान लो अप्रोक्स। तो 408 का एक 4% अगर मैं निकालूंगा 4 गुना, तो कितना हो जाएगा? 1632। 1632 माइनस करो भैया इसमें से। 1632 तो कितना हो जाएगा? 2। और ये जाएगा तो 9, और ये 7 में 6 गया 1, और ये 39। 39192 भैया सबसे अप्रोक्स इसी के है, देख लीजिए, बाकी सबके इतना इतना दूर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व करना। ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 25 क्वेश्चन, इजी पेपर था, इतना टफ पेपर नहीं था। अगली शिफ्ट में मैं 2 अगस्त का फोर्थ शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है। और ये क्लास आपकी कल ही होगी। ठीक है। अभी कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन आपके एग्जाम ध्यान में रखते हुए
आप लोगों के मैसेज भी आए थे, ठीक है, मैं टाइम निकाल कर अब क्लास आपकी रेगुलर लूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।